हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी नीट बायोलॉजी की अगली क्लास में हम बात करेंगे राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो आज क्लास में आपको इससे संबंधित कई सारी डिटेल और इंटरेस्टिंग बातें भी बताई जाएंगी। तो आइए समझते हैं वीडियो को। तो देखिए, राइबोसोम सबसे पहले जान लेते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये सभी लिविंग सेल्स में मिलते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। उसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और भी कई जगह पाए जाते हैं, अभी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसके साइज को समझ लेते हैं। इसका जो साइज होता है वो 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर के साइज का ये होता है। एक नैनोमीटर को समझ लीजिए कितना होता है। एक नैनोमीटर जो है, जैसे 1 मीटर है लेंथ, 1 मीटर के आप 1 अरब हिस्से कर दीजिए, 1 अरब हिस्से। तो उसका जो एक भाग है यानी 1 अरबवा जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर। दूसरी तरह से समझ लीजिए, जैसे बाल है हमारा, हेयर है, तो हेयर की जो मोटाई होती है वो लगभग 80 नैनोमीटर की होती है। तो उससे भी अंदाजा आप लगा लीजिए कि इसके साइज कितना छोटा होता है, बहुत बारीक होता है, ऐसे हमको दिखाई नहीं देगा। आगे हम जान लेते हैं इसमें साइट के बारे में। तो ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, यानी यहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम पर। आगे जानते हैं कि कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो जो न्यूक्लियस होता है वहां से मैसेंजर आरएनए चलता है अपने पास रेसिपी लेकर के, स्क्रिप्ट लेकर के कि कैसे बनाना है हमको राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस से निकला एमआरएनए और एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में कौन मिलता है, राइबोसोम। वहीं पर दूसरी तरफ से ट्रांसफर आरएनए भी आता है और इसके पास होते हैं एमिनो एसिड्स। ये आकर के राइबोसोम से मिलते हैं और राइबोसोम फिर क्या करता है, एमआरएनए पर जो है इनको सेट करता जाता है। तो इनको क्रम से एक लाइन में अमीनो एसिड को राइबोसोम बैठालता जाता है और इस तरह से प्रोटीन जो है बन जाता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। आगे इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं। तो राइबोसोम जो होता है ये दो टाइप का देखने को मिलेगा, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में और एक यूकैरियोटिक सेल में मेनली, बाकी माइटो और क्लोरो में भी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो मिलता है वो 70S प्रकार का होता है, ये हल्का होता है। और यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वो 80S प्रकार का होता है, ये भारी होता है। 70S दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, 50S और 30S। यहाँ पर एस क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जो 80S है ये 60S और 40S से बनता है। यहां पर एक काम की बात आप जानिए कि जो एंटीबायोटिक दवा होती है वो जो है सिर्फ 70S वाले राइबोसोम पर ही अटैक करती है, उसी को मारने का काम करती है। अगर एंटीबायोटिक के पास ये प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं होता, 70 वाला 80S को भी मारने की क्षमता अगर इसको होती तो कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं बनती और कोई इंसान बचता नहीं। मतलब समझ गए भाई, यूकैरियोटिक यानी हमारे अंदर ये वाली कोशिका मिलती है, प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया में मिलती है। अंतर कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। अगर हमारे पास 80S नहीं होता या 10 का फर्क नहीं होता तो हम पर एंटीबायोटिक दवा काम ही नहीं करती। कैसे क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक दवा होती है वो 70S में क्या है, इसको प्रोटीन नहीं बनाने देती है। ये जो है क्या करता है, बैक्टीरिया के 70S को एक तरह से कह सकते हैं पकड़ लेता है। जो एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले 70S को पकड़ लेता है और उसको प्रोटीन नहीं बनाने देता। जब प्रोटीन नहीं बनाता तो आगे उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। अब ये हो कैसे पाता है, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता, 80S में क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी जो 30S वाली सब यूनिट है इसमें 16S राइबोसोमल आरएनए जो है पाया जाता है। वहां पर एक लूप मिलता है और वो लूप पर ही क्या करता है, ये एंटीबायोटिक बांधने का काम करता है। और हमारे पास 80S में जो है 30S तो मिलता ही नहीं है और इसके साथ में उसके अंदर ऐसा 16S राइबोसोमल आरएनए नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग का काम हमारी बॉडी में नहीं हो पाता और हम सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये इसके पीछे का कारण है। इस तरह से यूकैरियोटिक सेल में एंटीबायोटिक जो है हमको बचा के रखती है। आगे बात करते हैं कि जो माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी 70S मिलता है। अब आप सोचेंगे कि माइटोकांड्रिया के पास भी 70S है तो इसको एंटीबायोटिक क्यों नहीं मारता। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जो माइटोकांड्रिया में 70S है, एक्चुअल में इसको तो 70S जो राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो ये राइबोसोम इसका एक्चुअल में नाम है नहीं, इसको माइटो राइबोसोम कहते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे इसमें 50S मिलती है सब यूनिट, तो इस वाले में माइटो और क्लोरो में 55S वाली सब यूनिट मिलती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको ये नहीं मार पाता। आगे हम जानते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो जो राइबोसोम है ये फ्री होता है हमको साइटोप्लाज्म में, यानी साइटोप्लाज्म में खुला फ्री ओपन मिलेगा। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जो है बंधा हुआ भी मिलता है राइबोसोम, माइटोकांड्रिया में मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। आगे हम जानते हैं इसमें पॉलीराइबोसोम, या इसी का नाम है पॉलीसोम। तो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम क्या होता है, तो देखिए, जब मेनी राइबोसोम्स, जब कई सारे राइबोसोम और साथ में एक मैसेंजर आरएनए मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, इसी स्थिति को कहते हैं कि ये क्या है, पॉलीराइबोसोम है। और ये मिलकर के क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जो आगे काम आती है चीजों में। ठीक, आगे हम थोड़ा इसके पॉलीसोम के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में कि ये क्या है, ये स्पीड और क्वालिटी कंट्रोल का काम करती है। और जब कभी बैक्टीरिया जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में आता है, बैक्टीरिया के लिए सिचुएशन हो जाती है कि उसको प्रॉब्लम होती है या उसको कोई केमिकल या उसको कोई मेडिसिन, कोई भी खतरा उसको पैदा होता है, इन चीजों से वो खत्म होने वाली होती है, मरने वाली होती है, तो उस समय क्या होता है, उस समय राइबोसोम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए
पर लाइन से जो है बैठ जाता है। राइबोसोम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए पर लाइन से बैठने लगता है, और लाइन से जब वो बैठ जाता है तो फिर उस समय क्या होता है कि आरएनएज एंजाइम जो आता है वो उसको नहीं मार पाता है एमआरएनए को, इस तरह से वो बच जाता है। और यही प्रक्रिया पॉलीसोम वाली जो है बनाने की बैक्टीरिया में होती है। स्ट्रेसफुल कंडीशन आने पर वो जल्दी से जल्दी जो है ऐसी प्रोटीन बनाने लगते हैं ताकि वो स्वयं बच सके। आगे हम बात करते हैं इन्फ्यूजन बॉडीज के बारे में। तो देखिए इन्फ्यूजन बॉडीज क्या होती है, डिफिनेशन इसकी है रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल्स। तो जो साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वैसे तो ये दोनों में मिलती है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों मिलती है, लेकिन प्रोकैरियोट में ज्यादा होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल मिलते हैं, कणिकाएं जैसी संरचनाएं, दाने संरचनाएं दिखती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। तो ये एक तरह से रिजर्व मटेरियल होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो रिजर्व फूड की तरह काम करता है, और एक होता है जो गार्बेज की तरह, कचरे की तरह काम करता है। जैसे जो गैस वैक्यूल वाला हमारा इंक्लूजन बॉडीज होती है, ये गार्बेज होता है, कचरा होता है। वहीं पर जो फास्फेट ग्रैन्यूल है या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है, ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है। ये बनते बिगड़ते रहते हैं, जरूरत के हिसाब से ये बनते रहते हैं। अगला इसका फीचर जान लेते हैं कि ये जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जो इंक्लूजन बॉडीज होती है इसके बाहर कोई लेयर कवरिंग नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज के पास नहीं पाई जाती। तो इस तरह से आपने आज क्लास को जाना। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो।